हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम टू स्टडी एटिक। आई एम तुषार पाठक। तो आज हमने इस लेक्चर में पढ़ना है सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने बैटल ऑफ बक्सर को देखा और शाह आलम साथ में शुजाउद्दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो करी गई थी ना ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसको देखा था। अब आगे बढ़ने से पहले ना दो टर्म्स को हम समझ लेते हैं, उसके बाद स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। मुगल एम्पायर्स के रूल के टाइम मुगल्स के ना किसी प्रोविंस या स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते थे। एक होता था सूबादार, ठीक है, और दूसरा होता था दीवान। अब जो सूबादार होता था ना, वो देखता था निजामत फंक्शंस को। निजामत फंक्शन मैंने पहले भी बताया कि दैट इंक्लूड्स मिलिट्री, डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है। वाइल जो दीवान होता था उसका काम होता था रेवेन्यू अफेयर्स को संभालना और प्रोविंस के सिविल जस्टिस को देखना। दीवान वैसे एक तरह का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ही होता था। ये दोनों ऑफिसर्स एक दूसरे के काम पर चेक भी रखते थे, अपना काम तो करना लेकिन दूसरे को भी उसके काम पर भी चेक रखना एक तरह से। और डायरेक्टली जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो जब सेंटर में मुगल्स की ताकत हुई वीक, जो भी प्रोविंस खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता था तो उसके पास डायरेक्टली निजामत और दीवानी राइट्स आ जाते थे। अब आपको याद होगा कि 1717 में फारूक सियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में फ्री ट्रेड और दस्तक, या फिर हम कहें पास जनरेट करने के राइट्स दिए हुए थे, और वे इस दस्तक का मिसयूज भी कर रहे थे। इसके साथ साथ बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स भी आ जाते हैं। अब इंग्लिश बजाय के डायरेक्ट एनेक्स करने के टेरिटरीज को वहां पर नवाब के अगले वंशज जैसे कि मीर जाफर के बाद उसके पुत्र नजमुद्दौला को बिठा देते हैं। ठीक है। तो और उसको पपेट की तरह यूज करते हैं फिर वो। इसका मतलब ये है कि अब प्रैक्टिकली सारा कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में होगा, लेकिन आम जनता के लिए क्या होगा कि नवाब वही है जो मुगल वंशज है। जो मुगलों का आगे वंश में चला आ रहा है वही असली नवाब है, लेकिन प्रैक्टिकली कौन डिक्टेट कर रहा था अथॉरिटी? वो थे ब्रिटिशर्स। तो ऐसे में रॉबर्ट क्लाइव डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के मॉडल को एस्टेब्लिश करता है और एक डेप्यूटी नवाब की पोस्ट बना देता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, डेप्यूटी नवाब। किसी भी दरबार में जहां अंग्रेजों की डोमिनेंस हो तो वहां पर इंग्लिश द्वारा एक डेप्यूटी नवाब को अपॉइंट करके वहां पे उसको बिठाना शुरू कर देते थे वो। इसका काम होता था प्रोविंस के टोटल निजामत फंक्शन को डील करना। दूसरी तरफ दीवानी फंक्शंस ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के पास ही थी। अपने फंक्शंस के लिए वैसे ब्रिटिशर्स ने डेप्यूटी सूबादार अपॉइंट कर दिए थे, जिनको ब्रिटिशर्स की कंसेंट के बिना रिमूव करना पॉसिबल ही नहीं था। मिलिट्री, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ये डायरेक्ट कंपनी के हाथ में थे। उस समय बिहार में एक डेप्यूटी दीवान भी अपॉइंट किया जाता था जिसका नाम था राजा शिताब रॉय। ये बिहार का डेप्यूटी जो दीवान है वो अपॉइंट किया गया था। दूसरी तरफ बंगाल के लिए दोनों निजामत और दीवानी फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एक ही पर्सन जो है उसको अपॉइंट किया गया जिसका नाम था मोहम्मद रेजा खान। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में, इतना डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया अगर हो जाए तो अच्छी बात है आपके लिए। ये सारे दीवानी और जो निजामत का जो काम था ना, इंडियन से ही करवाए जाते थे, जबकि एक्चुअल पावर अंग्रेजों के पास थी। इसी सिस्टम को डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, डुअल सिस्टम या फिर डायआर्की कहते हैं। डायआर्की, सबसे पहले डायआर्की यहाँ पे यूज हुआ। ठीक है। अब क्वेश्चन जो है ना ये अभी सामने आता है कि इंग्लिश डायरेक्टली सामने क्यों नहीं आ रहे थे। वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो इसमें से हम कुछ एक को डिस्कस कर लेते हैं। पहला रीजन तो यही था कि कंपनी की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और जो अनैतिक तरीके से देश के रिसोर्सेज को निचोड़कर एक्सेसिव वेल्थ को ब्रिटेन ले जाने के जो मोटिव्स थे ना, वो शुरुआत में ही क्लियर हो जाने थे अगर वो खुद एनेक्स कर लेते पहले। ठीक है। इसलिए उन्होंने बैक डोर से, बैक चैनल से सारे रूल को कंट्रोल किया। अगर ये ऐसा हो जाता कि वो मतलब
अपने ऐसे इमोरल वेज को दिखा देते और कैसे वो रूल कर रहे हैं ये बात पता चल जाती। तो ऐसा होने पर ब्रिटिशर्स को एक्सपैंड करता देख दूसरी कंपनीज जो एस्टेब्लिश थी बंगाल में, वो टैक्स देने से ही रिफ्यूज कर देती। अब आपको पता है उस टाइम पे और भी कंपनी थी, डच की, फ्रेंच की, तो वो सभी क्या है, वो ब्रिटिशर्स को तो टैक्स देने से रिफ्यूज ही कर देती और बाकी ट्रेडर्स भी फिर आगे आ जाते। ब्रिटिशर्स को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ जाती थी इस चक्कर में। इससे देश के बाकी प्रोविंसेस भी एकजुट हो जाने थे और ब्रिटिशर्स पर अटैक भी हो सकता था। फिर जितने भी आपके मैसूर, मराठास, ये सब एक साथ आके डायरेक्टली बंगाल को एनेक्स कर सकते थे उस टाइम पे, फिर ब्रिटिशर्स को हटा के। तो इसलिए उन्होंने बैक चैनल से ही कंट्रोल का एक मोटिव सोचा। तो अगला हम इसमें हम एक रीज़न अगला जो देखते हैं वो है कि अगर डायरेक्ट कब्जा वो कर लेते ब्रिटिशर्स बंगाल पे, तो शुरुआत में ही ब्रिटेन के ना फ्रांस, हॉलैंड, पोर्तुगाल या स्वीडन के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो ख़राब हो सकते थे। तो कंपनी को अभी शुरुआती समय में इतनी ग्राउंड लेवल के कामकाज की समझ तो थी नहीं और उनके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रेंड पर्सनल भी नहीं थे जो उनके ये सारे काम कर पाते, क्योंकि ग्राउंड लेवल के लिए थोड़े से एक्सपीरियंस की और लोकल्स की ज़्यादा हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है उनको। तो इसमें उन्होंने यही सोचा कि बेस्ट मेथड यही है कि नवाब को रखो आगे और जो उसको रूल जो उसको पपेट की तरह यूज़ करेंगे वो हम करेंगे। आगे आपको कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा के बारे में बताऊंगा मैं। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, वे ये नहीं चाहते थे कि कंपनी की जो टेरिटरीज हैं वो कंपनीज एक्वायर करें अभी कोई टेरिटरीज, है ना। तो आगे कोई भी एक्सपेंशन करने से वो मतलब कतराते थे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, क्योंकि इससे ट्रेड और कॉमर्स में जो होने वाले प्रॉफिट थे ना उस पर असर पड़ सकता था। तो अब हमें ये जानना है कि ये जो डुअल सिस्टम इन्होंने यूज़ किया अंग्रेज़ों ने, तो इसके जो हैं परिणाम क्या रहे, ये सही था या गलत था। तो इस डुअल सिस्टम के बहुत ही भयंकर परिणाम रहे। इस सिस्टम ने बंगाल में एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी और एनार्की या हम कहें अराजकता बढ़ने लग गई। ठीक है। तो 1858 में जॉर्ज कॉर्नवॉल, ये नाम याद रखना, जॉर्ज कॉर्नवॉल ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में ना एक बात कही कि आज तक इस धरती पर कोई भी ऐसी सिविलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं हुई जो 1765 से लेके 1784 1784 तक की गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा करप्ट हो, ज़्यादा धोखेबाज हो और ज़्यादा लालची हो। तो ये जॉर्ज कॉर्नवेल ने ऐसी स्टेटमेंट दी थी। तो 1765 से 84 के बीच में जो गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रही है, ये आज तक की सबसे ज़्यादा करप्ट गवर्नमेंट, सिविलाइज्ड गवर्नमेंट मानी जाती है। तो इस डुअल सिस्टम के दौर में एग्रीकल्चरल का डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है। इस समय में कंपनी के जमींदार से ना किसी एरिया से टैक्स वसूलने के लिए बोलियां लगवाते थे ये जो थे कंपनी वाले ना। तो अब क्या होता था कि कोई जमींदार है वो आके क्या करेगा, कोई 80 रुपए देने की मान लो बोली लगा दी, हम ये सपोज कर रहे हैं अभी, पता नहीं उस टाइम पे क्या मतलब वो अनाज के फॉर्म में भी लेते थे टैक्स और मतलब ये सिल्वर की फॉर्म में भी टैक्स लेते थे, जिससे वो क्या था कि कर्जाई हो जाते थे बहुत ज़्यादा आपके जो लेबरर्स थे, क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ता था कई बार बुलियंस की फॉर्म में। तो बुलियंस की फॉर्म में देने के लिए उनको फिर सेठों से वहाँ से उधार लेना पड़ता था। तो ऐसे में वो कर्जाई भी हो जाते थे और उनके पास देने को कुछ नहीं होता था। फिर ऐसा ये पुश्तैनी चलता रहता था, ये जो उधार का सिलसिला है। तो ये जब जमींदार आते थे तो मान लो एक जमींदार ने 80 रुपए देने का कह दिया कि मैं आपको सालाना 80 रुपए दूंगा। तो दूसरा जमींदार आता है कि मैं टैक्स की फॉर्म में आपको 100 रुपए दूंगा। तो जो 100 रुपए वाला होगा उसकी जो ये बिड होगी ना, उसको जो है वो कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी। अब इसका दुष्परिणाम ये होता था कि कंपनी ने तो एक्सेप्ट कर लिया 100 रुपए, अब जमींदार के पास होते थे आगे गुंडे पाले हुए उन्होंने, जिनको लठदार बोलते थे। तो वो क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज करते थे जो आम जनता है उस पे। तो उस एट्रोसिटी के कारण क्या होता था, जनता में ये एग्रीकल्चर का ये सिलसिला आया कि अब हम उतना ही उगाएंगे जितना हमें ज़रूरत है,
क्योंकि जितना हम ज़्यादा उगाएंगे हमें टैक्स भी उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसलिए एग्रीकल्चर को मतलब ये डिक्लाइन की तरफ ले जाता है। तो ज़मींदार जो है वो बहुत ही रूड वे में मतलब एक टैक्स जो है डिसाइडेड टैक्स वो तो वसूलते थे कि हाँ 100 रुपया देना है, लेकिन वो अपने बेनिफिट के लिए बजाय कि वो 100 रुपया ही वसूल लें, वो 150 रुपये वसूलते थे ताकि उनका पर्सनल बेनिफिट भी हो उसमें। तो इस तरह से उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर तो था ही नहीं, ना कोई सुनवाई थी, ना जस्टिस था, उसकी भी धज्जियां उड़ गई थी। तो आम जनता के लिए ये सबसे बुरा टाइम था। 1770 में इसी चक्कर में एक अकाल भी पड़ जाता है, वो भी इतने प्रॉस्पेरस एरिया में। तो आप देखो ये कितना डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी थी वहां पे उस टाइम। तो पूरी की पूरी जो नेटिव इंडस्ट्री है बंगाल एरिया की, और जितने भी स्किलफुल लोग थे या स्किल्स थे वहां पे उस टाइम पे, वो सारे बर्बाद हो जाते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जिनके पास कोई स्पेशल स्किल होता था, अब स्किल में आप सोच लो कि स्पेशल शॉल बनानी है, स्पेशल साड़ीज़ बनानी है, कोई कारपेट बनाने हैं, या फिर कोई नक्काशी का काम है, या ऑर्नामेंट्स का काम है, कोई क्लोथ्स बनाने का काम है। तो ये क्या था, पुश्तैनी तौर पर चलता था। तो एक फैमिली में ही वो जो है सीमित रहता था एक काम ये, ठीक है। तो एक मतलब फादर से सन में या फिर डॉटर में जाएगा ये काम, और स्किल उन्हीं में रहेगा ताकि वही फैमिली जो है वो ज़्यादा कमाए। तो ऐसे में ये लोग जो होते थे ये अपने स्किल्स को ना बड़ा छुपा के रखते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अ, इंग्लैंड में ना जो सिल्क फैब्रिक्स की जो काम था ना सिल्क फैब्रिक का इंग्लैंड में, वो अब क्या डिमांड कर रहा था कि जो इंडिया में सिल्क फैब्रिक का काम है वो हो जाए बंद, ताकि इंग्लैंड वाली कंपनी करे ज़्यादा प्रॉस्पेरस। अब इंग्लैंड में फैब्रिक्स का काम चल रहा था सिल्क फैब्रिक का। तो अब उन्होंने क्या किया, इंग्लिश ने कंपनी ने क्या किया कि अब यहाँ से जो स्किलफुल वर्कर्स थे उनको ले जाना शुरू कर दिया इंग्लैंड की तरफ एज ए स्लेव, उनसे काम करवाना, ठीक है। अब वो तो यहाँ पे अपना बिजनेस चला रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो कामगार हो गए और उनको ज़बरदस्ती काम उनसे करवाया जाता था। और दिहाड़ी पे आ गए वो, कहाँ वो मतलब एक अच्छा कमा रहे थे, लेकिन अब वहाँ पे उनको एक दिहाड़ी के हिसाब से, और अपन जितना वो एक दिन में बनाते थे उससे भी कहीं ज़्यादा बनाना पड़ता था। तो ऐसे मतलब उनका जो है वो उन पे अत्याचार हो रहा था, एट्रोसिटीज उन पे बढ़ती जा रही थी। तो इसी तरह से ये डिसाइड हो गया कि अब जो इंडिया में सिल्क फैब्रिक है वो नहीं बनेगा। इंडिया से सिर्फ रॉ सिल्क जाएगा इंग्लैंड, रॉ सिल्क यहाँ पे बनेगा, और वहाँ पे रॉ सिल्क के बनने के बाद वो जाएगा इंग्लैंड, वहाँ पे बनेगा असली फैब्रिक। तो ये इतना मतलब इतनी एट्रोसिटीज़ को झेलते हुए लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे उनकी स्लेव्स की तरह काम करने के बजाय लोगों ने अपने अंगूठे तक काट लिए, ताकि उनका जो है काम उन्हीं तक रहे और उनको किसी और के लिए वो काम ना करना पड़े। तो ये हालात हो गए थे जब ऐसा सिस्टम ये लॉन्च हुआ था। तो बाकी का हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए फिर अभी के लिए गुड बाय।